हेलो गाइस, आपका वेलकम है क्रिस्टल हॉल में अगेन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गाइस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पिछले लेसन में पढ़ा पास्ट के कि जो मैनेजमेंट होता है उसके नेचर क्या क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। आज हम जानेंगे कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। ठीक है, लेट्स गो मूव अहेड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। देखिए, जो पहला टॉपिक है प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल। देखिए, सबके मन में बात तो ये प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, आपके स्कूल में भी क्या होते हैं, टीचर्स होते हैं, और उन टीचर्स की भी क्या होते हैं, एक प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, सबका हेड होता है। क्या होता है, हेड। अगर वो नहीं रहेगा तो लोग क्या प्रॉपरली काम करेंगे, नहीं। जो प्रिंसिपल्स होता है ना, वो सबको डायरेक्ट करता है कि भाई देखो, तेरे को साइंस पढ़ाना है, तेरे को आर्ट पढ़ाना है, तेरे को हिंदी पढ़ाना है, तेरे को मैथ पढ़ाना है, और सबको क्या करता है, कंट्रोल किया जाता है। तो प्रिंसिपल क्या है, बहुत एक कह सकते हो मेन पॉइंट है, मेन सेंटर है, जहाँ से हमारा जो एक इलेक्ट्रिसिटी है, एक जो एक सप्लाई वो हमें मिलता है। तो उसी तरह मैनेजमेंट का भी एक प्रिंसिपल है। तो हर एक बंदे का प्रिंसिपल होता है, एक इंसान का प्रिंसिपल होता है, एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है, एक कंट्री का भी एक प्रिंसिपल होता है। Like that also, there is also in management also one principle, and that's called a principle is a statement which provides a guide to thought and action. जो हमारा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट, वो क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है, हमको सुविधा देता है कि कैसे हमें किसी काम को किस तरीके से, किस जरिए से करना है। लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के वो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है। तो देखिए, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से पहला पॉइंट जो आएगा वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बोर्ड एंड फंडामेंटल ट्रूथ दैट एस्टेब्लिश रिलेशन। ये क्या करता है, बोर्ड और फंडामेंटल के बीच के जो रिलेशन होता है उसको क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है। इसको देखिए, आप पढ़ लेगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की सिद्धांत की प्रकृति। तो इसमें पहला पॉइंट जो है यूनिवर्सल। जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिकता, जिसे हिंदी बोलते हैं सार्वभौमिकता। ठीक है, तो सार्वभौमिकता मतलब क्या होता है जान लीजिए आप लोग। ये देखिए, तो यूनिवर्सल आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एक नंबर में कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल क्या है। यूनिवर्सल है, नॉन यूनिवर्सल है, कि वन पर्सन है, कि नॉन यूनिवर्सल। आपको क्या बोलना है, यूनिवर्सल है, तो इसको हिंदी बोलते हैं सार्वभौमिक। ठीक है, सार्वभौमिक, ठीक ना। चलिए, तो ये क्या होता है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होना। अब सभी क्षेत्रों में क्या मतलब है, चाहे वो आपका हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे आपका आपका क्या कहते हैं सेफ्टी सेक्टर हो, चाहे आपका फाइनेंशियल सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, इसमें हर चीज़ में क्या होगा, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स लागू होना ही होना है। ठीक है, चलिए मूव अहेड करिए आगे। फिर आता है ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें क्या आप अपने को देखना, देखिएगा, तो मैनेजमेंट हैज डील विथ ह्यूमन बिहेवियर। अगर ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है। कैसे, अगर आप इसके प्रिंसिपल को फॉलो ना करो तो आपका जो, हम किसी भी इंसान से काम करवाना है, अब हमें स्टाफ से, वर्कर से काम करवाना है, तो हम उसको ऑर्डर देंगे, भाई देखो तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, तेरे को। तो ये क्या है, प्रिंसिपल एक ह्यूमन को भी डील करता है कि कैसे किसी ह्यूमन से हमें बिहेव करना है। एक मैनेजर और एक स्टाफ का जो रिलेशन होता है वो एकदम पॉजिटिवली, एक कह सकते क्लोजली होना चाहिए। अगर वो दोनों का क्लोजिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो वो क्या होगा, रिजल्ट इसका नेगेटिव है। ठीक है, चलिए मूव अहेड करते हैं। ये क्या होता है, डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लोचशीलता। देखिए, हमारे जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। कैसे, अब लोचशीलता से अभिप्राय बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होने से प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति भी लोचशील होती है। कैसे, अब जैसे क्या हुआ, मार्केट में नया मशीन आ गया, तो अब क्या करना है, आपको भी अपने मैनेजमेंट में वो इम्प्रूव करना है। तो ये क्या होता है, आप इम्प्रूव कर लेते हो आसानी से। वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कि जैसा कंडीशन हो वैसा माहौल क्रिएट करे। अब आपको शादी में जाना है, हल्दी में जाना है, तो आप क्या पीला कुर्ते की जगह आप सफेद कुर्ता पहन जाओगे, नहीं। जैसा कंडीशन होता है वैसे आप अपने आप को ढालते हो। तो वैसे जस्ट अपोजिट, लाइक आपको जैसा सिचुएशन है वैसे आपको अपने को क्रिएट करना है। ठीक है,
तो एक पॉइंट छूट गया हमारा, क्रिएटेड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब क्या है, अभ्यास एवं प्रयोगों को आधारित। आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार एक्सपेरिमेंट करोगे, उतना आपको क्या होगा, जो स्टेमिना वो बिल्डअप होता है। रनिंग करोगे तो अगर रनिंग करना है तो आपको डेली प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करना होगा। डेली रनिंग करो तो उससे आपको क्या होगा, स्टेमिना बढ़ेगा। जब स्टेमिना ग्रोथ होगा तो आपको डेवलपमेंट अचीव होगा। ठीक है, चलो मूव अहेड। अब बात करेंगे, देखिए सिग्निफिकेंस में और उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है तो इसको हम लोग को पढ़ने के, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट टू रियलिटी। जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, एक क्या करता है, बहुत यूजफुल बनाता है। कैसे आपको यूज करना है, कैसे नॉलेज देता है, वो बहुत ये हमारा सहायक होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, कैसे हम प्रबंधकीय सिद्धांतों के माध्यम से अधिकारियों को उनको अधिकारों तथा महत्वपूर्ण सज्जाओं का ज्ञान कराता है। जो हमारा प्रिंसिपल होता है हमें ये बताता है कि एक मैनेजर का क्या पावर है, क्या राइट्स है, क्या उसकी एक मतलब उसकी इफेक्टिवनेस क्या, वो सभी बताता है। ठीक है, साइंटिफिक डिसीजन ये बताता है कि साइंस हमारा सही है कि नहीं, फुलफिलिंग, ये सब आप देख लीजिएगा। अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो टेलर के जो देखिए इसमें दो आपको पढ़ना है। पहले तो आपका क्या बोलते हैं, FW टेलर है, जिसे बोलते हैं हेनरी फ्योल का सिद्धांत। और दूसरा कौन सा है बेटा, आपका दूसरा जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमें दो पढ़ना है। तो हम लोग पहले आप हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यू मस्ट नो दैट हु इज हेनरी फ्योल, जिसको बोलते हैं FW टेलर। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, FW टेलर। फ्योल इसे बोलते हैं फ्योल के प्रबंध का सिद्धांत। तो देखिए जो फ्योल का जन्म हुआ था, ठीक है, जो फ्योल का जन्म हुआ था 1841 को। कब, 1841 को। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। कहाँ, अच्छा आपको ट्रिक देते हैं, देखिए FW में आपको S दिख रहा है तो बस F से आप याद कर लीजिए क्या, फ्रांस। क्या, फ्रांस। ठीक है, FW से आप याद कर लीजिए फ्रांस। ठीक है, तो अब कभी कोई क्वेश्चन आए कि एक नंबर का MCQ पूछ सकता है कि बताइए टेलर का जन्म कब हुआ, तो आप क्या बताओगे, 1841 में। F से FW से फ्रांस, आपको मैंने एक ट्रिक दे दिया। ठीक है, अच्छा इनकी थोड़ा सा मैं जीवन के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो इनकी जो औपचारिक शिक्षा हुई वो किसमें हुई थी, आपको पता है औपचारिक शिक्षा किसमें हुई थी, इंजीनियरिंग में हुई थी। किसमें, इंजीनियरिंग में। ठीक है, यू मस्ट नो अबाउट इट व्हाट इज इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो इंजीनियरिंग में हुई थी। ठीक है ना, चलो तो अब हम लोग आते हैं। अच्छा ये देखिए, ये क्या करते थे, खान में कंपनी में कनिष्ठ अधिकारी के रूप में नौकरी, मतलब एक क्या कह सकते हो कि मैं एक ऑफिशियल कह सकते हो कि टीम की तरह जॉब किया। जॉब करने का 1888 में वो क्या हुए, मुख्य कार्यकारी पद पर पहुंच गए। आफ्टर दैट ही बिकम वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी थॉटफुल पर्सन। डू यू नो दैट जैसे लाइक महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, देयर आर मेनी। ये भी क्या था, थोड़ा सा इनका विचार बढ़िया था। एंड ही फील दैट we must know that what is an administration science. Then after that he मतलब इसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया जो क्या है, पूरी विश्व यूनिवर्सलिस्ट का सार्वभौमिकवादी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ऐसा सिद्धांत को बोलते हैं हेनरी फ्योल के द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडेड बाय हेनरी फ्योल। ओके, लेट्स मूव इट। तो हेनरी फ्योल का जो सिद्धांत है आपको मैंने बता दिया, इसमें दिया भी, आप पढ़ लीजिएगा, देखिएगा ना। FW टेलर एज आल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखिए ये मस्ट वेरी यू नो दैट व्हाट इज, वन सेकेंड, हाँ तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि देखिए जो FW टेलर है वो क्या है, ही इज फादर नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक नंबर का यहाँ से आपका MCQ पूछ सकता है। ठीक है ना, चलो लेट्स मूव इट अहेड। तो आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, देखो दो थे, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट था, एक और हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ते क्रम में ये आपका हो गया ये हाँ, तो देखिए अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कौन कौन से। तो सबसे पहला देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
वो क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, इसको हिंदी बोलते हैं कार्य विभाजन का सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बताया था कि ये क्या है, विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। दिस इज अ स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बताया है कि फेओल कार्य कुशलता के लिए विशिष्टीकरण को आवश्यक मानते हैं। इनके अनुसार कार्य विभाजन का नियम केवल कार्यशाला स्तर वर्कशॉप लेवल पर ही लागू करना पर्याप्त नहीं, अपितु से सभी कार्यों चाहे वे प्रबंध संबंधी हो चाहे तकनीकी समान रूप से लागू किए जाए। अब फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक फर्नीचर निर्माता कंपनी को हम लोग ले लेते हैं, तो एक फर्नीचर निर्माता कंपनी एक व्यक्ति को लकड़ी के टुकड़े काटने को, एक को उन्हें जोड़ने को, एक को पॉलिश करने को, एक को फर्नीचर को अंतिम रूप देने के लिए कहा जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति एक ही कार्य को लगातार करने के कारण अपने कार्य में दक्ष हो जाएगा। उनका श्रम विभाजन का सिद्धांत केवल श्रमिक वर्ग पर ही लागू नहीं होता वरन प्रबंध वर्ग पर भी समान रूप से लागू होता है। उदाहरण, जब एक प्रबंधक एक ही विभाग में एक ही जैसे क्रियाओं को लगातार करना पड़ेगा तो वो अपने कार्य में दक्ष हो जाएगा और परिणाम स्वरूप कम समय में अधिक लाभदायक निर्णय लेने में कुशल हो जाएगा। तो फॉर दिस वी कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर डूइंग कंटिन्यूअसली एनी वन वर्क देन यू definitely become a very good and very you can say that very experienced person in that sector. Suppose that you can take any you are working in as a teacher, then you again and again daily routine you are doing the same work, then you are become definitely good teacher and also experienced teacher, because you have know that particular subject about knowledge, and that's prove that you are a good person in that sector. Okay, then move ahead. सेकेंड टॉपिक देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, authority refers to the power or right to take decision and get the work done, whereas responsibility refer to the obligation to complete the job assigned on time. This two always go hand in hand. Responsibility without authority makes an executive less interested in discharging duties. इसमें क्या बता रहा है, देखिएगा ध्यान से, अधिकारों का परिणाम ही उत्तरदायित्व है। You can understand what you want to say it, मतलब राइट्स ऑफ रिजल्ट कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारा राइट है और राइट का जो रिजल्ट आता है वही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज दैट इफ यू आर टीचर देन योर पावर इज टीचिंग एंड दैट्स प्रूफ दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टीचिंग। You can very easily understand if you are teacher, your right is teaching to students, and that's also prove that your work is responsibility is also teaching। मतलब अगर एक शिक्षक का काम क्या होता है दोस्तों, एक शिक्षक का काम होता है पढ़ाना। अगर वो उसका पढ़ाना होता है और उसका जो पावर होता है वही होता है कि उसके राइट जो होते हैं वो पढ़ाने ही का ही होता है। तो राइट और पावर बात एक ही प्रूफ करता है। ठीक है, ये आपका FW टेलर का सेकंड जो है क्या है वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि इसमें 14 कुल हैं और एक नंबर का ही पूछेगा कि बताइए, सॉरी एक नंबर कह रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक, 4 नंबर का पूछेगा कि आपका जो ये जो रूल है ये आपका कितने हैं, तो आपको 14 पे टिक मारना है। और ये पूछ सकता है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत किसने लिखा है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों कि ये रूल FW टेलर का है। एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट आता है थर्ड, डिसिप्लिन। इसमें बताया अनुशासन का सिद्धांत। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं। यदि एक कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ 3 वर्ष के लिए मजदूरी संबंधी समझौता करती है तो कंपनी को उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरी ओर कर्मचारी को दक्षतापूर्वक प्रभावित ढंग से कार्य करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि अगर आपने किसी से कुछ अच्छा अगर वर्किंग है तो आप उसका रिस्पेक्ट कीजिए, वो भी आपका रिस्पेक्ट करें। अब ऐसा नहीं कि एक दूसरे से लड़ाई करना है। ठीक है, तो आप अपनी पूरी फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ वर्क कीजिए, यही आपका डिसिप्लिन होता है। फोर्थ इन्होंने क्या बताया है, यूनिटी ऑफ कमांड। अब कोई कंपनी है, अब कंपनी में क्या करती है भाई, कंपनी है तो मान लो जैसे कि वी कैन अंडरस्टैंड, अब कंपनी है उसमें मान लीजिए कुछ 5 मैनेजर हैं, ठीक है, 5 डायरेक्टर हैं। अब एक ने बोला कि भाई तुम ये कर दो, एक ने बोला कि तुम ये कर दो, एक ने बोला तुम ये कर दो। अब देखो ऐसे क्या होगा, अब जब 5 लोग के एक ही काम का डायरेक्शन 5 लोग देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, डेफिनेटली वो रिजल्ट क्या होगा, गलत आएगा। क्यों? क्योंकि एक बोलेगा ये जो पेंडिंग किया तुमने ना गलत है, ये मत करो, प्रिंट करो।
दूसरा आएगा बोलेगा ब्लू करो, तीसरा आएगा बोलेगा रेड करो, तब तो भैया आपका कंपनी चल चुका और आपकी पेंटिंग तो अच्छे से हो चुकी भाई। तो ये क्या है, ये यूनिटी ऑफ कमांड। इफ 1% कमांड करेगा तो रिजल्ट भी 1% वाला 1 नंबर आएगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट मूव है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वही बात है भाई, डायरेक्शन सबको नहीं देना है, डायरेक्शन किसी एक को ही देना है। आप चॉइस कर लोगे भाई, तुम डायरेक्शन दोगे तुम दोगे, अगर सब दोगे डायरेक्शन तो बेचारों कंफ्यूज हो जाएगा, तो काम किसका करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। तो इसमें क्या बोला है, सॉरी ये आप देख लें डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी, दोनों सेम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। चलो सब ऑडिशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। कभी कभी क्या होता है कि संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, प्रबंधक को यथासंभव सामान्य हित एवं व्यक्तिगत हित में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी समय दोनों हितों में संघर्ष उत्पन्न हो जाए तो सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की बलि देनी चाहिए। मतलब क्या है, देखो भाई, क्रय प्रबंध को कच्चा माल क्रय करने के लिए पूर्तिकर्ताओं की आवश्यकता है, ठीक है। तो बाजार में क्या है, अदर जो सप्लायर है उनका, अदर सप्लायर के साथ उनका बेटा भी क्या है, सप्लायर है। तो मैनेजर क्या करता है, अपने बेटे से बाजार भाव से अधिक रेट पर माल की आपूर्ति करने का समझा कर। यदि यह ठीक है कि इससे उसको व्यक्तिगत रूप से लाभ होगा, परंतु संगठन को भारी हानि का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने पर्सनल प्रॉफिट को भी लॉस में, अब हमारा बेटा क्या है बाजार में, वो भी सप्लायर है और बाकी भी लोग सप्लायर। तो मैनेजर ने क्या सोचा, भाई चलो भाई अपने बेटे से ले लेता हूँ, उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। भाई उसका पर्सनल तो प्रॉफिट रहा है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, जिसके आपको सैलरी मिल रही है, उसकी क्या है, भारी लॉस, ठीक है। नेक्स्ट मूव अहेड, 7 टॉपिक क्या बोलता है भाई, देखना ध्यान से जरा। कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक, मतलब फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ टू वर्कर्स। अगर हम कर्मचारियों को संतोषजनक सैलरी नहीं देंगे तो क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे। जब भड़क जाएंगे तो क्या होगा, हड़ताल होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को नहीं बनाना, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। चलो तो देखो क्या है, फेयोल ने अधिकारों के केंद्रीकरण शब्द का प्रयोग नहीं किया, तथापि केंद्रीय का सिद्धांत किसी संस्था में अधिकारों के केंद्रीकरण अथवा विकेंद्रीकरण की मात्रा को इंगित करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव योजनाओं, नीतियों, रणनीतियों के निर्धारण के लिए मुख्य निर्णय क्रियाएं केंद्रित हो सकती है, परंतु रोजमर्रा की क्रियाओं जैसे कच्चे माल का क्रय, श्रमिकों के लक्ष्य निश्चित करना इत्यादि विकेंद्रीकरण नीति ही आवश्यक है। देखो केंद्रीकरण क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सामान के लिए आपको केंद्र करता है, और विकेंद्रीय कहता है आप अलग अलग। अब आपको चाहिए क्या, बिस्किट बनाना है तो पैकेट अलग लोगे, तो हमें क्या एक ऐसा सेंटर बनाना चाहिए जहाँ पे सब सामान अवेलेबल हो, ठीक है। फिर आता है स्केलर चेन। अब भाई देखो क्या है, स्केलर चेन हमें ये बताता है कि हमें एक दूसरे कनेक्ट करना कैसे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप वर्कर और डायरेक्टर से मिल जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। वर्कर होता है, फिर उससे कनेक्टेड क्या होता है, सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर क्या होता है, जनरल मैनेजर होता है, मैनेजर के बाद क्या होता है, फिर डिपार्टमेंटल होता है, परचेज डिपार्टमेंटल के बाद क्या होता है, डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के बाद क्या है, उसके बाद जो बड़का वाला होता है वो होता है, ठीक है। तो हमें ये सबको ध्यान में रखना, ठीक है भाई। चलो अब आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर वही बात है कि भाई ऑर्डर क्या होता है, एक को किसी को देना चाहिए, सब ऑर्डर देंगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 14 सिद्धांत आपके खत्म, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट मूव हेड करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, गाइस थैंक यू, सी वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एमसीक्यूज के, ओके।